हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ। देखिए, डिफरेंट सर्किट्स को, अलग अलग तरह के परिपथों को हल करने के लिए हमें अलग अलग तरह के मेथड्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमने सीखा प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें सीधे सीधे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा और उस पर आधारित क्वेश्चन किए। फिर हमने बात करी सिमेट्री मेथड की। सिमेट्री मेथड कब काम में आया? जब हमें श्रेणी और समांतरम समझ में नहीं आ रहा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अलग अलग प्रतिरोध दिखाई नहीं दे रहे थे, तब हमने क्या किया? सिमेट्री मेथड को काम में लिया। ठीक है। और अब हम कर रहे हैं जटिल परिपथों को हल करना चाह रहे हैं, और जटिल परिपथों को हल करने के लिए हम काम में लेंगे किरचॉफ का नियम। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम, राइट। किरचॉफ के नियम की अगर बात करें तो ये कब काम में आता है? पहली बात, जटिल परिपथों के लिए काम में आता है। जटिल परिपथ का मतलब क्या है? नंबर एक, उसमें दो से अधिक प्रतिरोध हो, दो से अधिक बैटरियां हो और दो से अधिक संधियां हो, यानी कि जंक्शन हो, राइट। दो से अधिक बैटरियां हो, दो से अधिक प्रतिरोध हो और दो या दो से अधिक जंक्शन हो, यानी कि संधियां हो। बोलिए, बात क्लियर है? तो ये जटिल परिपथ हो गए। इन जटिल परिपथों को हल करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ के दो नियम होते हैं। एक नियम कहलाता है, एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम है। प्रथम नियम को हम धारा का नियम यानी कि संधि का नियम कहते हैं। धारा का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक जंक्शन पर लागू होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक परिपथ बनाया हुआ है। संधि किसे कहते हैं? पहले आप ये समझो, ये एक प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध, ये जो बिंदु है ये संधि नहीं है। क्यों? क्योंकि धारा जितनी यहाँ पे आएगी उतनी धारा यहाँ पे चली जाएगी। कहीं कोई धारा का डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी धारा का विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये संधि नहीं कहलाएगी। ठीक, ओके। परंतु अगर एक प्रतिरोध ऐसे आया और ऐसे आया और एक प्रतिरोध यहाँ पे जो इससे मिल रहा है, ठीक है, अब ये संधि बन गई। क्यों संधि बन गई? क्योंकि धारा यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, फिर यहाँ चली जाएगी, या कुल मिलाकर यहाँ पे धारा का विभाजन कुछ न कुछ होगा। दो से अधिक प्रतिरोध जिस बिंदु पे मिल रहे हो उसको संधि कहते हैं। बात क्लियर है? ओके। संधि को जैसे लिखते हैं, इसके लिए यहाँ पे इसको मैं जैसे लिख देता हूँ। बात क्लियर है? ओके। अब सुनिए, इसमें आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे कुछ करंट I1 बाहर की तरफ आ रही है, I2 करंट अंदर जा रही है, I3 करंट संधि की ओर जा रही है, I4 करंट भी संधि की ओर जा रही है, और I4 संधि से बाहर जा रही है, I5 अंदर जा रही है। बोलिए, बात क्लियर है? ओके। तो पहली बात, संधियों पर ये नियम लागू होगा। ठीक है, संधि पे नियम क्या कहलाएगा? मैं तो इसको चौराहे का नियम कहता हूँ। एक चौराहे पर प्रतिदिन जितने लोग आते हैं उतने ही लोग प्रतिदिन वापस निकल जाते हैं, यानी कि चौराहे पर कोई नहीं रहता। तो चौराहे पे आने वाले लोगों की संख्या और चौराहे से वापस जाने वाले लोगों की संख्या हमेशा शून्य होगी, उनकी संख्याओं का योग हमेशा शून्य होगा। यस। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नियम। देखिए जी, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे धारा I2, यहाँ धारा I3, यहाँ से निकल गई I1, यहाँ पे धारा I4 बाहर जा रही है, और यहाँ पे धारा I5 संधि की ओर आ रही है, जंक्शन की तरफ आ रही है। बोलिए, बात क्लियर है? तो पहली बात, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। जो धारा संधि की ओर आ रही है उसको धनात्मक, और जो संधि से बाहर जा रही है उसको ऋणात्मक मानते हैं। ठीक है जी, सुनो जरा। तो मैं इसमें कहूँ तो क्या कहूँगा? धारा I1 बाहर जा रही है, तो उसके लिए लिखा माइनस का I1। धारा I2 अंदर आ रही है तो प्लस का I2, I3 भी अंदर आ रही है तो प्लस का I3, I5 संधि की ओर आ रही है तो प्लस का I5, और I4 बाहर जा रही है तो इसलिए माइनस का I4, और इन सब का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ I2 प्लस I3
प्लस I5 इक्वल्स टू I1 प्लस I4। यस, तो इसी नियम को ऐसे भी कह सकता हूं, किसी संधि पर की और आने वाली सभी धाराओं का योग, किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होगा। हाँ या ना? तो मैं यहां पे नियम लिख देता हूं। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो गया? ये नियम हो गया। ठीक है जी, ये प्रथम नियम है। और ये जो नियम है यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है जी। क्यों है? आवेश प्रवाह मतलब आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। यानी कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का जो धाराएं प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाह किसके कारण हो रही है? आवेश प्रवाह के कारण। तो संधि पर आने वाले सभी आवेशों का योग संधि से जाने वाले सभी आवेशों के योग के बराबर है। यानी कि एक संधि पर कुल आवेश संरक्षित रहता है, इसलिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बोली बात क्लियर है? राइट। ये हमने बात की किसके बारे में? किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में। राइट, ओके। अब बात करेंगे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम। हम बात करें किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में, द्वितीय नियम के बारे में। पहली बात तो इसको वोल्टेज लॉ कहा जाता है। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसलिए इसको केवीएल भी कह देते हैं। राइट, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ बंद लूप के लिए लागू है, इसलिए इसको लूप का नियम भी कहते हैं। ठीक है, बंद लूप कैसा? मैं आपको एक लूप बना के दिखा देता हूं। ये एक बंद लूप है, ए बी सी डी, जिसमें कुछ सेल लगे हुए हैं। इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, इसका E4 है। ये बहुत सारे प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, R4 और R5। राइट, ये पूरा का पूरा एक बंद लूप है। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो सिर्फ बंद लूपों के लिए लागू होता है, इसलिए इसको लूप का नियम भी कहते हैं, लूप लॉ भी कहते हैं। राइट, दो बातें। तीसरी बात, बंद लूप में क्या लगाए गए? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लगाए गए सेलों के विद्युत वाहक बल हैं। ये लगाए गए सेलों के विद्युत वाहक बल हैं। यहाँ पे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आप ढंग से समझेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। मैं ये कहता हूँ, पहली बात, इससे पहले जितने भी परिपथ हमने पढ़े थे उसमें जो बैटरी के बारे में बोला गया था वो क्या था? टर्मिनल वोल्टता थी, क्योंकि वो क्लोज लूप में बात नहीं कर रहे थे हम। राइट, चलो क्लोज लूप में बात भी कर रहे थे तो वो एक अलग बात थी। मैं ये कहता हूं, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। क्या फर्क होता है टर्मिनल वोल्टता और पोटेंशियल डिफरेंस में? टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में फर्क क्या होता है? टर्मिनल वोल्टता होती है सेल के धनाग्र से बाहर परिपथ से होते हुए ऋणाग्र तक एक कूलम आवेश को प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। और विद्युत वाहक बल में क्या होता है? एक पूर्ण चक्र लगाने के लिए एक कूलम आवेश को दी गई ऊर्जा। तो यहां पे विद्युत वाहक बल की बात करेंगे किरचॉफ के नियम में, यहां पे टर्मिनल वोल्टता की बात नहीं करेंगे। राइट, पहली बात। दूसरी बात, सेलों के विद्युत वाहक बल क्या कर रहे हैं? आवेश को प्रवाहित होने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, और प्रतिरोध पे अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध पे क्या होगा? विभव पतन होगा। मान लेते हैं कि कोई धारा इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है, कोई आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो पहली बात, क्योंकि ये बंद लूप है, पूरे परिपथ में एक ही धारा प्रवाहित होगी, आई, जब तक कि कहीं धारा का विभाजन ना हो जाए। राइट, ओके। अब दूसरी बात सुनो, और बातें डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रतिरोध की बात करें तो इस प्रतिरोध पर कुछ विभव पतन होगा। क्या विभव पतन? मतलब धारा के
प्रवाह में प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न किए गए अवरोध के विरुद्ध कुछ ऊर्जा खर्च होगी क्या? यस। उसको हम किसका क्या कहेंगे? विभव पतन। और विभव पतन को क्या लिखेंगे? आई धारा इंटू आर प्रतिरोध, आई आर। तो सेल जितने भी लगे वो सब क्या करने के लिए लगे हुए हैं? आवेश के प्रवाह के लिए ऊर्जा देने के लिए लगे हुए हैं। और प्रतिरोधों पर क्या हो रही है? ऊर्जा व्यय हो रही है। तो जितनी ऊर्जा सभी सेल मिलकर देंगे उतनी ही ऊर्जा सभी प्रतिरोधों पर खर्च होगी। इसलिए यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बोलिए, ये बात क्लियर है? राइट, ओके। तो मैं यहां पर अगर नियम लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? देखो जी, पहली बात तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी बंद लूप में लगाए गए सभी सेलों के विद्युत वाहक बल ऊर्जा देने के लिए हैं। सभी सेल ऊर्जा देने के लिए हैं और उनके द्वारा दी गई ऊर्जा को क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल। यस। और बंद लूप में जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं उन पर ऊर्जा खर्च हो रही है, विभव पतन हो रहा है। यस। और जितनी सेलों ने मिलकर ऊर्जा दी उतना ही पूरे बंद परिपथ में विभव पतन हुआ है। तो इसके लिए नियम क्या लिखा जाए कि किसी बंद पथ में, किसी बंद लूप में, बंद पथ में लगाए गए सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग उस बंद पथ में जुड़े सभी प्रतिरोधों पर विभव पतनों के योग के बराबर होता है। यस, मैं लिख देता हूं। क्या कहा गया है वापस से समझिए। इस नियम के अनुसार बंद लूप में लगाए गए सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग बंद लूप में लगाए गए सभी प्रतिरोधों पर विभव पतनों के योग के बराबर होता है। यस, यानी कि इस नियम को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ ई, यानी कि लगाए गए सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग समेशन आई आर के बराबर होगा। यानी कि परिपथ में बंद लूप में जोड़े गए सभी विद्युत वाहक बलों के, सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग परिपथ में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों पर विभव पतनों के योग के बराबर होगा। बोलिए, ये बात क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, इस नियम को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी। देखिए जी, आप ऐसे समझें। पहली बात, सिर्फ बंद लूप के बारे में बात हो रही है और कोई बात हो ही नहीं रही है, ठीक है जी। दूसरी बात, मैं यहां पे बात करूं बैटरी के लिए। ये एक सेल लगाया गया जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। और अगर आप A से B की ओर जा रहे हैं, यदि आप A से B की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या लिखा जाएगा? तो इस सेल का विद्युत वाहक बल लिखा जाएगा माइनस का E1। ए से बी की ओर जाएंगे तो पहले कौन सा टर्मिनल मिलेगा? पॉजिटिव। बाद में कौन सा टर्मिनल मिलेगा? नेगेटिव। तो जो बाद में टर्मिनल मिलेगा उसका चिन्ह काम में लिया जाएगा, इसलिए इसके विद्युत वाहक बल को क्या लिखेंगे? माइनस का E1। राइट। दूसरी बात, यदि आप बी से ए की ओर जा रहे हैं तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, देखो बंद लूप में हैं और बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो आपको जब बी से ए की तरफ जाएंगे तो बाद में कौन सा टर्मिनल मिलेगा? पॉजिटिव। तो इसका विद्युत वाहक बल क्या लिखा जाएगा? प्लस का E1। बोलिए, बात क्लियर है? दूसरी बात, विभव पतन के लिए, अगर विभव पतन के बारे में बात की जाए, देखो जी, ये एक प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू R है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। आपको A से B की ओर जाना है। अगर तो आप A से B की ओर जा रहे हैं तो आप लिखेंगे प्लस का IR। अगर आप B से A की ओर जा रहे हैं तो आप लिखेंगे माइनस का IR। धारा की दिशा के अनुदिश जा रहे हैं, बंद लूप में है, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस IR लिखेंगे, धारा की दिशा के विपरीत जा रहे हैं तो माइनस IR लिखेंगे। बोलिए, ये बात क्लियर है? यस, ओके। तो ये चिन्ह परिपाटी समझना जरूरी है। अब हम चलते हैं आगे।
एक परिपथ बनाता हूं। ये कैपिटल आर, ये R2, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2, इसका विद्युत वाहक बल E3। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। और इसमें पहले से बताया गया है कि ये सब कोई धारा I है। तो इसका मतलब पूरी की पूरी क्लोज लूप में, तो पूरी क्लोज लूप में हमेशा धारा सेम रहेगी। इसमें भी धारा क्या होगी? I है। इसमें भी धारा I है, धारा I है, धारा I है, धारा I है। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर यहां तो बैटरी के धनाग्र से धारा बाहर निकल रही है, समझ में आती है, और यहां तो बैटरी के धनाग्र में धारा प्रवेश कर रही है, यहां भी बैटरी के धनाग्र में धारा प्रवेश कर रही है। देखो जी, पहली बात तो एक पूरी क्लोज लूप में अगर कहीं धारा का विभाजन नहीं हुआ है तो धारा समान ही रहेगी। दूसरी बात कि नहीं सर आप तो अलग अलग बैटरियों से अलग अलग धारा की बात करो, तो करके देख लेते हैं। इधर से 5 एम्पीयर धारा आई, इधर से 2 एम्पीयर धारा इधर गई, क्या होगा? जो ज़्यादा धारा है वो कम धारा को ओवरकम कर जाएगी, यानी कि ज़्यादा वाली धारा वाली जीत जाएगी, कम धारा वाली हार जाएगी। 5 इधर से आ रही है, 2 इधर से आ रही है, तो 3 एम्पीयर धारा परिणामी इधर जाने लगेगी, हाँ या ना? कुल मिला के एक परिपथ में जब तक धारा का विभाजन नहीं हुआ है तो धारा सब में समान प्रवाहित होगी, राइट। मैंने आपको ये सर्किट इसलिए बनाया जिससे कि मैं आपको यहां पर किरचॉफ का नियम ढंग से समझा सकूं, राइट। सुनिए जी, हम क्या करने वाले हैं मैं इसमें पूरी का धारा के बारे में बात करूंगा क्लोज लूप में। यहां क्लोज लूप है ABCDA। इस क्लोज लूप में अपन कुल मतलब पहली बात तो किरचॉफ के नियम की बात करेंगे और किरचॉफ के नियम से किरचॉफ का वोल्टेज का नियम लगाएंगे, ठीक है जी। A से B पे गए, कोई सेल मिला क्या? यस मिला, ये रहा। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E3। E3 में भी अपने उसको प्लस E3 लिखेंगे, माइनस E3। पहले ऋणात्मक टर्मिनल मिल रहा है, बाद में जो टर्मिनल मिल रहा है वो कैसा है? पॉजिटिव, तो चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस का। तो मैं लिखा प्लस E3। B से C गए, सेल मिला क्या? यस। सेल का विद्युत वाहक बल E1, पर पहले धनात्मक मिल रहा है फिर ऋणात्मक मिल रहा है, तो चिन्ह क्या लगेगा? माइनस का। तो आप लिखेंगे माइनस E1, यस। फिर C से D आए, फिर से एक सेल मिला, पर इस सेल में बाद में धनात्मक मिला है, पहले ऋणात्मक मिला है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा? धनात्मक। तो आप लिखेंगे प्लस का E2 बराबर। अब प्रतिरोधों का पर विभवपतन की बात आई। A से B गए, प्रतिरोध है स्मॉल r2 और धारा है I, तो विभवपतन तो कितना हो जाएगा? I इंटू R2 हो जाएगा, परंतु धारा आप जा रहे हैं A से B और धारा आ रही है उल्टी, सामने से आ रही है। जब धारा विपरीत आए तो चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस। फिर जाए B से C, प्रतिरोध है R1, धारा है I, तो विभवपतन तो हो जाएगा R1 इंटू I, पर चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि धारा सामने से आ रही है। C से D कोई प्रतिरोध नहीं, D से A गए, प्रतिरोध फिर से R, धारा है I, धारा सामने से आ रही है, तो क्या लिखूंगा? माइनस RI। ये आपने किरचॉफ के नियम से समीकरण लिख ली। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। अब इस किरचॉफ के नियम को समझने के लिए कुछ और बातें करते हैं। मैं एक परिपथ और बनाता हूं। हाँ जी, ये एक परिपथ है जिसमें ये A, B, C, D, E और ये F, राइट। इसमें मुझे क्या करना है? किरचॉफ का नियम का उपयोग करते हुए इस परिपथ को हल करना है। हल तो नहीं करेंगे पर समीकरण बनाएंगे अपन किरचॉफ का नियम काम में लेके, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ KVL काम में लेके, राइट, ओके। हाँ जी, मैं इस वाली ब्रांच में करंट ले लेता हूं I1, इस सेल ने करंट दी मान लेता हूं I2। कोई ज़रूरी नहीं ऐसा ही करूं, इसके अलावा भी उल्टा किया जा सकता है, राइट। सुनिए, यहाँ से आई करंट I1, यहाँ से आई करंट I2। मैं क्या काम में ले रहा हूँ अभी? मैं भी काम में ले रहा हूँ KCL।
पहला काम ये है कि केसीएल का उपयोग करके धाराओं का प्रॉपर विभाजन कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। राइट, यहां पे धारा I1 प्लस I2 चली गई, ये धारा यहां पहुंची और यहां पहुंचने के बाद में I1 अपने घर निकल गई और I2 अपने घर निकल गई। बैटरी देखिए धारा ने I2 दी थी तो इस पे वापस I2 धारा आनी ही चाहिए। यहां पे ये I1 धारा गई थी तो इस पे I1 धारा वापस आनी ही चाहिए। राइट, ओके। अब एक एक करके क्लोज लूप पकड़ते हैं और उसके लिए समीकरण बनाते हैं। राइट, पहला केसीएल का काम हो गया है। देखना जरा, इस वाली संधि पर यहां से कितनी धारा आई I1, यहां से कितनी धारा आई I2 और गई कितनी I1 प्लस I2। आने वाली धारा I1, एक और आने वाली धारा I2, इनको धनात्मक लिख दिया, और जाने वाली धारा माइनस में I1 प्लस I2। आप चेक करके देख लो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 0। यस, तो यहां से आने वाली धारा और यहां से आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर हो गई। इस तरह से यहां पे भी I1 प्लस I2, I1 अपने घर चली गई, I2 अपने घर चली गई। ये सुनो, तो करंट का विभाजन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब मुझे एक एक क्लोज लूप लेनी है और उसके लिए समीकरण लिखनी है। तो पहली क्लोज लूप मैं यहां पे ले रहा हूं, क्लोज लूप ABEFA। कौन सी क्लोज लूप ले रहा हूं, ABEFA। ये नीचे वाली क्लोज लूप ले रहा हूं, ये पूरी की पूरी। राइट, ए से बी गए कोई सेल नहीं, बी से ई गए कोई सेल नहीं, ई से एफ गए कोई सेल नहीं, एफ से ए आए सेल मिला। इस सेल का विद्युत वाहक बल E2। तो मैंने यहां पे लिखा, अच्छा एफ से ए आए तो कौन सा, कैसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए तो बाद में कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव। तो इसका विद्युत वाहक बल कैसा लिखा जाएगा, धनात्मक। तो आप लिखेंगे प्लस का इज इक्वल टू, पूरी क्लोज लूप में एक ही सेल मिला, उसका विद्युत वाहक बल लिख दिया, बात खत्म। ए से बी तक गए कोई प्रतिरोध नहीं, बी से ई गए प्रतिरोध मिला R1, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1 प्लस I2। हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में धारा जा रही है, तो विभव पतन लिखा जाएगा धनात्मक। तो प्लस का लिखा जाएगा I1 प्लस I2। ई से एफ आए कोई प्रतिरोध नहीं, एफ से ए गए तो प्रतिरोध है R2 और इसमें धारा है I2। तो ये भी अच्छा उसी दिशा में जिस दिशा में हम जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे प्लस, कुछ गड़बड़ है, हाँ जी, यहाँ इसका प्रतिरोध, ये विभव पतन में क्या लिखना था, प्रतिरोध और लिखना था, तो इंटू R, हाँ जी प्लस, इसको क्या लिखेंगे I2 इंटू स्मॉल r2। ये हमने पहली समीकरण लिख दी। यहाँ जितनी समीकरण संभव है वो सारी समीकरण हम लोग लिखेंगे। राइट, दूसरी समीकरण, एक और क्लोज लूप ले रहा हूं, BCDEB, BCDEB, ये हमारी क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप के लिए समीकरण लिखेंगे तो B से C कोई सेल नहीं, C से D गए तो सेल मिला जिसका विद्युत वाहक बल है E1, और जा रहे हैं C से D, तो बाद में कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का E1। D से E कोई सेल नहीं, E से B कोई सेल नहीं, एक ही सेल मिला जिसका विद्युत वाहक बल लिख दिया, बात खत्म। अब विभव पतन के लिए बात करें, B से C गए कोई प्रतिरोध नहीं, C से D गए प्रतिरोध है I1, धारा है, प्रतिरोध है R1, धारा है I1। तो विभव पतन क्या लिखा जाएगा, I1 इंटू R1। यस, I1 इंटू R1 लिखेंगे परंतु ऋणात्मक लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि हम जा रहे हैं C से D और धारा आ रही है उसके विपरीत दिशा में। यस और नो, ओके ओके। फिर आगे आ जाओ, इसके आगे लिखेंगे प्लस नहीं, D से E कोई प्रतिरोध नहीं, E से B प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना है R, उसमें धारा कितनी है I1 प्लस I2, परंतु हम जा रहे हैं E से B और धारा आ रही है B से E, अपोजिट आ रही है धारा, विपरीत, तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस। तो ये दूसरी क्लोज लूप हो गई जिसके लिए हमने समीकरण लिख ली। यस, अब तीसरी समीकरण, बाहर वाली क्लोज लूप ले सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं क्लोज लूप ABCDEFA, ABCDEFA। यस,
ओके। ए से बी कोई सेल नहीं, बी से सी कोई सेल नहीं, सी से डी सेल है, विद्युत वाहक बल है E1, तो आप लिखोगे माइनस का E1। डी से ई कोई सेल नहीं, ई से एफ कोई सेल नहीं, एफ से ए गए, सेल मिला, कौन सा मिला, प्लस का E2। प्लस का E2 क्यों साहब, क्योंकि आप एफ से ए जा रहे हैं तो बाद में कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव, इक्वल्स टू ए से बी कोई प्रतिरोध नहीं, बी से सी कोई प्रतिरोध नहीं, सी से डी गए, प्रतिरोध मिला R1, धारा मिली I1, सामने से धारा आ रही है तो लिखूंगा माइनस I1 इंटू R1। डी से ई कोई प्रतिरोध नहीं, ई से एफ कोई प्रतिरोध नहीं, एफ से ए गए तो प्रतिरोध मिला R2, धारा मिली I2, इनका विभव लिखा जाएगा I2 इंटू R2 और हमारी दिशा में है तो प्लस में लिखेंगे, प्लस I2 इंटू R2। यस, बात क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमने सीख लिया, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, वोल्टा का नियम हमने सीख लिया, राइट। अब इस पर आधारित हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है, ओके। हाँ जी, ये एक प्रश्न है, 2 बैटरी हैं, 3 प्रतिरोध हैं और आपको क्या करना है, नंबर 1, प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है और 5 ओम प्रतिरोध पर विभव पतन का मान ज्ञात करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। हाँ जी, सुनिए कैसे करें। सबसे पहली बात, यहां पे इस बैटरी से धारा मान लेता हूं I1, ये I1 धारा यहां पहुंची, फिर धारा का विभाजन होना शुरू हो गया, विभाजन होना शुरू हो गया तो मैं क्या कहता हूं, यहां धारा चली गई I2, चलो अभी तो वैसे ही लेते हैं, यहां से धारा चली गई I2, इक्वेशन पूरा सॉल्व करते हैं, यहां से I2 और यहां से जो धारा गई वो गई I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 यहां पहुंची, I1 यहां से अपने घर को लौट गई और I2 अपने घर को लौट गई। ये हमारा सिंपल सा एक सर्किट था जिसमें हमने धारा का विभाजन कर लिया और धारा के विभाजन के बाद अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। कौन सी क्लोज लूप लूं, देखो आप सुनो, मैंने इससे पहले जब किरचॉफ का नियम समझाया कुछ ऐसा ही परिपथ बनाया था, परंतु उसमें मैंने 3 समीकरण बनाई थी, राइट। यहां मुझे 3 समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 ही वेरिएबल है, एक I1 और एक I2, 2 वेरिएबल की वैल्यू पता करने के लिए 2 ही समीकरण बनाएंगे। तो पहला क्लोज लूप ले लेता हूं, नीचे वाला, A B E F A, क्लोज लूप ABEFA। ए से बी गए कोई सेल नहीं, बी से ई गए कोई सेल नहीं, ई से एफ गए कोई सेल नहीं, एफ से ए गए, सेल मिला 5 वोल्ट और उसका वोल्टेज कैसा लिखा जाएगा, प्लस का 5 वोल्ट। अब ये प्लस का 5 वोल्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब आप जा रहे हैं इस दिशा में तो बाद में कौन सा टर्मिनल मिलेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल का चिन्ह लगाएंगे। यस, लगा दिया। अब ए से बी गए कोई प्रतिरोध नहीं, बी से ई गए प्रतिरोध है 5 ओम और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1 प्लस I2, हम भी बी से ई जा रहे हैं, धारा भी बी से ई जा रही है, तो प्लस में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे प्लस 5 I1 प्लस I2। यस, ओके। अब सुनिए जी, ई से एफ आए कोई प्रतिरोध नहीं, एफ से ए गए, प्रतिरोध है हमारे पास 1 ओम और उसमें धारा है I2। यस, तो इसका विभव पतन क्या लिखूंगा, इसका विभव पतन लिखूंगा प्लस, हाँ जी, 1 I2। तो मेरे पास समीकरण क्या बनी, 5 इज इक्वल टू 5 I1, 5 I1, 5 I2 प्लस I2 यानी कि 6 I2, ये हो गई समीकरण नंबर 1। यस, अब दूसरी बात करें, एक और क्लोज लूप, क्लोज लूप BEDCB, BEDCB, ये क्लोज लूप है हमारी।
बी से ई गए कोई सेल नहीं, ई से डी गए कोई सेल नहीं, डी से सी गए सेल मिला 10 वोल्ट। किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ जाएंगे तो बाद में कौन सा टर्मिनल मिलेगा? पॉजिटिव। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? प्लस का 10 इक्वल्स टू, फिर बी से ई गए, प्रतिरोध 5 ओम, धारा I1 प्लस I2, प्रतिरोध 5 ओम, धारा I1 प्लस I2। ई से डी गए कोई प्रतिरोध नहीं, फिर डी से सी गए, प्रतिरोध मिला 2 ओम, इसमें धारा आ रही है I1, तो अपन लिखेंगे 2 ओम है जी, 2 ओम। तो 2 ओम प्रतिरोध, धारा I1, तो क्या लिखेंगे? प्लस का 2I1। यस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5I1 प्लस 2I1 7I1। तो आपके पास समीकरण हो जाएगी 10 इक्वल्स टू 7I1 और प्लस 5I2। ये आपके पास हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इनको सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रत्येक शाखा में धारा निकाल लेंगे उससे। यस, सुनो क्या करूं मैं? ये 5I1 वो 7I1, इस समीकरण को गुणा कर देता हूं 5 से, और इस समीकरण को गुणा कर देता हूं 6 से। यस, और फिर दोनों समीकरणों को एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या लिखूंगा? देखिए 25, 5 को इस 5 से गुणा किया तो 25I1 प्लस 6 पंजे 30, 30I2। अब इसको 6 से गुणा करके लिख रहे हैं 60 इज इक्वल्स टू 7 छिंग 42 I1 प्लस 30I2। सॉल्व किया, माइनस माइनस माइनस, इनको कर दिया कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? -35 इक्वल्स टू, यहाँ पे यहाँ आएगा -17I1। तो इससे I1 की जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी 35/17 एम्पियर। यस, वन थिंग। नंबर 2, I1 की वैल्यू आ गई, आपको चाहिए I2 की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर लो। क्या लिखोगे आप लिखोगे 5 माइनस 5I1 इक्वल्स टू 6I2। 5 माइनस 5I1 इज 35/17 इक्वल्स टू 6I2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 17 को, तो 17×5 85 माइनस 35 पंजे 175 इक्वल्स टू 6I2। तो इससे आपके पास 6I2 इक्वल्स टू आ जाएगा -90/17। इससे आपके पास आ जाएगा I2 इक्वल्स टू -90/17 इंटू 6, जो कि हो जाएगा कैंसिल करके 690 को कैंसिल कर देगा तो -15/17 एम्पियर। यस, ओके। तो I1 प्लस I2 कितना आएगा? I1 है 35/17, I2 है -15/17। तो I1 प्लस I2 का जो आंसर आया आपके पास वो कितना आ गया? 20/17 एम्पियर। यस, अब लास्ट में फाइनली एक बात और करें। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, 5 ओम प्रतिरोध पर विभव पतन का मान और ज्ञात करना है, राइट? हाँ जी, मुझे क्या करना है? 5 ओम पे विभव ज्ञात करना है। तो V इक्वल्स टू प्रतिरोध इंटू उसमें प्रवाहित होने वाली धारा। 5 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? I1 प्लस I2। तो मैंने लिखा I1 प्लस I2, यानी कि V इक्वल्स टू 5। I1 प्लस I2 की वैल्यू ये रही 20/17, आपने लिख दिया।
20/17 यानी कि 100/17 वोल्ट। ये आपका वोल्टेज आ गया। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना है, प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है और 5 ओम प्रतिरोध पर विभव पतन का मान ज्ञात करना है, राइट। उसके लिए यहां से धारा I1, ये I1 धारा यहां पे आई, इसमें से I2 धारा चली गई इसमें, I1 में से I2 इसमें चलेगी तो इसमें कितनी रह जाएगी, I1 माइनस I2। धारा का विभाजन आपने कर लिया KCL का उपयोग करके, यस। अब यहां से आई I1 माइनस I2 और यहां से आई I2 और दोनों मिलके यहां पे वापस कितनी हो गई, I1। चेक कर लो आप, I1 माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल होकर I1 बचेगा, राइट। ओके, तो हमने धाराओं का विभाजन कर लिया। अब क्लोज लूप, एक एक क्लोज लूप लिखते जाओ और उसके लिए विभव का मान ज्ञात करते जाओ, ठीक है जी। तो पहला क्लोज लूप मैं ले रहा हूं यहां पर, A B C D E F A। कौन सा क्लोज लूप, सबसे बाहर वाला, A B C D E F A। A से B तक कोई प्रतिरोध नहीं, B से C तक, सॉरी, A से B तक कोई सेल नहीं, B से C तक कोई सेल नहीं, C से D तक सेल है 4 वोल्ट। आप जा रहे हैं C से D, तो क्या आएगा, -4। आप लिखेंगे -4, राइट। फिर आगे आ जाएं, D से E कोई सेल नहीं, E से F कोई सेल नहीं, F से A गए, सेल है, जा रहे हैं इस तरफ, तो सेल का कौन सा टर्मिनल मिलेगा बाद में, धनात्मक, तो आप क्या लिखोगे, +6, राइट। आपका क्लोज लूप कंप्लीट हो गया है। आपका क्लोज लूप कंप्लीट हो गया, तो विद्युत वाहकों की बात हो गई। अब A से B प्रतिरोध 2 ओम, धारा I1 माइनस I2 वो भी विपरीत, तो आप लिखेंगे माइनस में 2 I1 माइनस I2। B से C गए, प्रतिरोध 2 ओम, धारा I1 सामने से आ रही है तो -2 I1। फिर C से D प्रतिरोध 2 ओम, धारा आ रही है I1 सामने से, तो क्या लिखोगे, वही -2 I1। D से E प्रतिरोध 1 ओम, धारा I1, तो क्या लिखोगे, वही -1 I1। और E से F गए तो फिर प्रतिरोध मिला 1 ओम, धारा है I1 माइनस I2, सामने से आ रही है तो माइनस में 1 I1 माइनस I2। फिर F से A गए तो एक और प्रतिरोध मिला 1 ओम, धारा वही है I1 माइनस I2 जो सामने से आ रही है, तो क्या लिखेंगे, -1 I1 माइनस I2। यस, -4 एंड +6 ये तो हो गया 2। बाकी माइनस का 2 I1 माइनस I2, माइनस का 1 I1 माइनस I2, माइनस का 1 I1 माइनस I2, तो -4 I1 माइनस I2, ये -2 I1, -2 I1 और -I1, यानी -5 I1। -2 I1, -2 I1, -I1, यस। -2 I माइनस I2 इधर से आए तो -I1 माइनस I2, -I1 माइनस I2, ठीक है। ओके, तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, -4 I1 और -5 I1, -9 I1 और ये माइनस माइनस +4 I2, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। बोलिए बात क्लियर है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करें। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं इस वाली क्लोज लूप से, ABEFA। क्लोज लूप ABEFA। A से B गए कोई सेल नहीं, B से E गए कोई सेल नहीं, E से F गए कोई सेल नहीं, F से A गए सेल मिला, कौन सा मिला, प्लस का 6 वोल्ट। क्या लिखेंगे, 6 इक्वल्स टू
ए से बी गए, प्रतिरोध 2 ओम, धारा I1 माइनस I2, तो और सामने से आ रही धारा तो -2 I1 माइनस I2। फिर बी से ई गए, प्रतिरोध 5 ओम, धारा I2, क्या लिखेंगे, हमारी दिशा में ही है तो +5 I2। फिर ई से एफ, प्रतिरोध 1 ओम, धारा I1 माइनस I2, वो भी सामने से तो -1 I1 माइनस I2। फिर एफ से ए गए, फिर से 1 ओम प्रतिरोध तो माइनस का 1 ओम प्रतिरोध और धारा वही I1 माइनस I2। इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, 6 इक्वल्स टू -2 और -1 यानी कि माइनस का 3 I1 माइनस I2, और ये 3 नहीं, -2 -1 और -1 तो ये हो जाएगा -4। और ये प्लस का 5 I2 है। यस, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा देखना, 6 इक्वल्स टू -4 I1 माइनस माइनस प्लस का 4 I2 और 5 I2 यानी कि प्लस का 9 I2। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हैं, राइट, और दो वेरिएबल हैं, सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी, इसको आगे सॉल्व करें। हाँ जी, कैसे करेंगे सुनिए जरा। -9 I1 प्लस 4 I2 इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे है -4 I1 प्लस 9 I2 इक्वल्स टू 6, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, तो मेरे पास इक्वेशंस हो जाएंगी, वापस से सुनिए, -36 I1 प्लस 16 I2 इक्वल्स टू 8, 9 से मल्टीप्लाई किया तो -36 I1 प्लस 81 I2 इक्वल्स टू 9 6 54। इनको सॉल्व करने के लिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे -81 एंड +16, हाँ जी, 65 माइनस का I2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 46, सो I2 इज इक्वल्स टू 46 बाय 65 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई तो I1 निकाल लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो 6 इधर है 9 I2, तो 9 I2 को ले जाता हूँ उधर, तो -9 I2 इज इक्वल्स टू -4 I1, तो 4 I1 इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ 9 I2 की वैल्यू 46 बाय 65। यस, सॉल्व करेंगे इसे तो क्या होगा सुनिए जरा। 4 I1 इक्वल्स टू 65 6 390 माइनस 469 46 9 460 माइनस 46, 460 माइनस 50 410 440 414 अपॉन 65, सो 4 I1 इज इक्वल्स टू, हाँ जी सॉल्व करें, -24 बाय 65, सो
I1 is equals to minus 6/65 ampere. Okay, it was minus 4I1 minus 4I1 minus 4I1, तो माइनस I1, तो I1 इक्वल्स टू 6/65। ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू है आपके पास, तो I2 भी निकल आएगा। I2 आ ही गया, कहाँ I2? ये I2 है, तो थर्ड ब्रांच में की जो करंट होगी वो कितनी होगी? I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू 6/65 माइनस I2 की वैल्यू 46/65, सो इट इज माइनस 40/65। 5 से कैंसिल हो रही है, सो इट इज माइनस 8/13 एम्पियर। यस, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, इस 5 ओम रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखो 5 ओम रेजिस्टेंस है, उसमें करंट पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे? V इक्वल्स टू 5I2, 5 एज इट इज। I2 की वैल्यू ये रही 46/65, सो ये हो जाएगा 230/65 वोल्ट। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। 5 से आप कैंसिल कर दो इसको और इसको, तो यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 46, तो आंसर विल बी 46/13 वोल्ट। यस, ओके। हाँ जी, ये क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल वैसा ही एक सर्किट है जिसमें 4 सेल्स लगे हुए हैं और 5 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। इसमें मुझे हर ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है, हर शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है और 5 ओम वाले प्रतिरोध पर विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक करंट I1, यहाँ से एक करंट I2, यहाँ पे वही करंट I1 आ रही है, यहाँ से I2 गई तो दोनों मिलकर यहाँ पे I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 यहाँ पहुँची तो I1 अपने घर को और I2 अपने घर को। ओके, पहली बात। दूसरी बात, करंट का डिवीजन कर चुके हैं। अब हमें दो वेरिएबल है, एक I2 और एक I1, दो वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशन बनानी है और 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करके करंट्स पता करनी है, राइट? कैसे करेंगे सुनिए। पहला क्लोज लूप ले रहा हूं, ACDA, क्लोज लूप ACDA। सुनिए जरा, A से C तक कोई सेल नहीं, C से D तक गए तो सेल मिला -4 वोल्ट, D से A तक सेल मिला +4 वोल्ट, +6 वोल्ट, और तो हमारा एक क्लोज लूप हो गया है। सभी सेल्स का EMF लिख चुके हैं, विद्युत वाहक बल लिख चुके हैं, इक्वल्स टू। अब विभवतन की बारी, A से C तक गए, रेजिस्टेंस मिला 5 ओम, करंट है I1 प्लस I2, तो क्या लिखेंगे? हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो 5 इंटू I1 प्लस I2, C से D आए, रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट I2, तो प्लस 2I2, फिर D से A आए, रेजिस्टेंस 3 ओम, करंट I2, तो क्या लिखेंगे? प्लस 3I2। इन सब से मिलके एक समीकरण बन रही है, प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 5I1, 5I2 प्लस 5I2 यानी कि 10I2। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह की एक इक्वेशन और बनानी है, ठीक है जी। तो वो इक्वेशन हम बनाएंगे एक और क्लोज लूप लेके। कौन सी क्लोज लूप लेने? ये ले लेते हैं, ABCA, क्लोज लूप ABCA। हाँ जी, इस क्लोज लूप में बात करें, क्या कहेंगे? A to B सेल मिला +8 वोल्ट, B to C सेल मिला -2 वोल्ट, और C to A कोई सेल नहीं। A to B रेजिस्टेंस मिला 4 ओम, करंट है I1, सामने से आ रही है इसलिए माइनस, तो इक्वल्स टू -4I1। B to C रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट I1, सामने से आ रही है तो -1I1। C to A रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट I1 प्लस I2 हमारे अपोजिट आ रही है तो
5 इंटू I1 प्लस I2। इक्वेशन क्या बनी? 6 इज इक्वल्स टू -4I1 और -I1 -5I1 और -5I1 -10I1 -10I1 और -5I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 10I1 प्लस 20I2 और इसको एज इट इज लिख देता हूं, तो 6 इक्वल्स टू -10I1 और -5I2। इनको सॉल्व किया तो इनको ऐड किया, ये दोनों कैंसिल। इधर 10 इज इक्वल्स टू 15I2, तो I2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपके पास? दैट इज 10/15, दैट इज 2/3 एम्पियर। I2 आ गया आपके पास। अब I1 कैलकुलेट करना है। I1 के लिए कोई भी इक्वेशन यूज कर लो। ये करते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है 6, यहाँ है -5I2, उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +5I2 इक्वल्स टू -10I1। 6 इज इक्वल्स टू प्लस 6 प्लस 5 I2 की वैल्यू 2/3 इक्वल्स टू -10I1। 3 6 18, 6 18 प्लस 10 28/3 गुणा 10 माइनस में इक्वल्स टू I1। तो इससे I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आ जाएगा 14, यानी कि -14/15 एम्पियर। I1 I2 की वैल्यू आ गई। तो बीच वाली ब्रांच में करंट कितनी थी? I1 प्लस I2 की वैल्यू I1 है -14/15, ये मैंने 14/15 लिखा है, तो इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं। हाँ जी, और प्लस 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो लिखेंगे 10/15। इनको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपके पास -4/15 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई? I1 प्लस I2 की वैल्यू। यस, ओके, सभी ब्रांचेस में करंट आ गई। अब क्या बाकी बचा? आपके पास बचा 5 ओम प्रतिरोध पर विभव पतन का मान। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? V इक्वल्स टू 5 इंटू I1 प्लस I2। क्या लिखेंगे? V इक्वल्स टू 5, हाँ जी, I1 प्लस I2 की वैल्यू -4/15, तो V इक्वल्स टू 5 से कैंसिल कर देंगे तो -4/3 वोल्ट। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया 5 ओम के प्रतिरोध पर विभव पतन। ठीक है जी। और ये माइनस क्यों आया? ये एक पॉइंट है। हम क्या कह रहे थे? करंट हमने भेजा था ए से बी की तरफ, ये मान के कि ए का विभव ज़्यादा होगा और बी का विभव, सी का विभव कम होगा, है ना। पर एक्चुअल में I1 प्लस I2 कैसे आई? नेगेटिव, यानी कि करंट कहाँ से आ रही है? सी से ए की तरफ। इसका मतलब सी हायर पोटेंशियल पे और ए लोअर पोटेंशियल पे। तो हमारा ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ए का विभव सी के विभव से कम है। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस, ओके। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो पहले कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ था उसका हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, राइट। सुनिए, यहां से करंट मान लेते हैं I1, यहां से करंट मान लेते हैं I2। तो यहां जो I1 करंट लिया था वो यहां भी है, यहां भी है। यहां से I1 और यहां से I2 दोनों इधर मिलके चले गए, तो I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 यहां पहुंचा तो I1 अपने घर को और I2 अपने घर को। यस, हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, राइट। अब सुनिए, अब पहला क्लोज लूप A B D A,
क्लोज लूप ABD है। A to B गए, सेल मिला कितना 8 वोल्ट प्लस का 8 वोल्ट। B to D गए, कोई सेल नहीं। D to A गए, सेल मिला अगेन 6 वोल्ट, कैसा प्लस का 6 वोल्ट, इज इक्वल टू A to B रेजिस्टेंस 4 ओम, करंट I1 हमारी डायरेक्शन में तो प्लस 4I1। B to D रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट I1 प्लस I2 हमारी डायरेक्शन में तो प्लस 5I1 प्लस I2। फिर D to A गए, रेजिस्टेंस 3 ओम, करंट I1 तो क्या लिखेंगे प्लस 3I1। यस हो गया। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे 14, राइट हैंड साइड पे 4I1 प्लस 5I1 9I1 प्लस 3I1, दिस इज 12I1। 4I1 plus 3I1, yes, and 5 into I2 is plus 5I2. This is equation number 1. Yes, okay. अब एक और क्लोज लूप लेते हैं। कौन सा क्लोज लूप लें? क्लोज लूप BCDB, BCDB, हाँ जी। B to C सेल इज -2, C to D सेल इज -4 और D to B कोई सेल नहीं, इक्वल्स टू B to D रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट I2 अपोजिट डायरेक्शन में सो -1I2 यानी कि I2। C to D रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट I2 -2I2 एंड फाइनली D to B 5 ओम रेजिस्टेंस, करंट I1 प्लस I2 बट हमारे अपोजिट आ रही है तो मैंने लिखा -5I1 प्लस I2। सो फाइनली ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी -6 इज इक्वल्स टू -5I1 -3I2 -5I2 -8I2 माइनस कैंसिल कर देते हैं सब जगह से तो 6 इक्वल्स टू 5I1 प्लस 8I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो समझदारी इसी बात में है कि इसको हम 8 से और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, राइट, और फिर दोबारा लिख लें। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 14 8 जा 112, 12 8 जा 96I1, 8 5 जा प्लस 40I2। इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 इक्वल्स टू 25I1 प्लस 40I2। इनको सॉल्व करने के लिए माइनस 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 कैंसिल, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 82 और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 71I1। तो इससे मेरे पास वैल्यू आई I1 इज इक्वल्स टू 82/71 एम्पियर। दिस इज I1। I1 की वैल्यू आ गई है, I2 कैलकुलेट करना है, किसी भी एक इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से बाय इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे? 6 माइनस 5I1 इक्वल्स टू 8I2। क्या करेंगे आप कहेंगे 6 माइनस 5I1, दिस इज I1, 82/71 equals to 8I2। 71 into 6 that will be 426 minus 82 into 85, this is 410/71 equals to 8I2 and ये हो जाएगा 16
बाय 71 इंटू 8 इज इक्वल्स टू I2। तो इससे I2 की वैल्यू इसको इससे कैंसिल किया तो 2/71 एम्पियर। आपके पास I2 की वैल्यू आ गई। आपके पास I1 है, आपके पास I2 है। आपको क्या निकालना है? मिडिल ब्रांच में करंट। कैसे लिखेंगे? I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I1 इज 82/71, I2 is 2/71, that means 84/71। ये I1 प्लस I2 आ गया। लास्ट इज इस 5 ओम रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे? V इज इक्वल्स टू करंट 5 ओम रेजिस्टेंस 5 ओम इंटू करंट I1 प्लस I2 5 into 84/71, so V equals to, it is 420/71 volt. That is the answer. हाँ जी, ये क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है? करंट धारा का मान ज्ञात करना है प्रत्येक शाखा में, राइट? इसके लिए मैंने यहाँ से करंट लिया I1, यहाँ से करंट लिया I2, यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से आ रहा है I2, दोनों मिलके इधर चले गए I1 प्लस I2। तो इस ब्रांच में यहाँ पे करंट है I1 प्लस I2, यहाँ पहुँचा I1 प्लस I2, जिसमें से I2 अपने घर को और I1 अपने घर को पहुँच गए। यस, दो क्लोज लूप ले लो, दो ही वेरिएबल हैं, दो ही इक्वेशन बनानी है, दो इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यस, एम आई राइट? ओके, तो पहला क्लोज लूप, हाँ जी, A B C D A, A B C D A, A से B नो सेल, B टू C सेल है, कितना? 2 वोल्ट, बट इधर जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? -2 वोल्ट। आपने लिखा -2 वोल्ट। C टू D नो सेल, D टू A सेल है 4 वोल्ट, पर क्या लिखेंगे? प्लस ऑफ 4 वोल्ट इज इक्वल्स टू A टू B नो रेजिस्टेंस, B टू C रेजिस्टेंस 2 ओम, और करंट कितना आ रहा है इसमें? I1। तो क्या लिखेंगे? सामने से करंट आ रहा है तो -2I1। C टू D कोई रेजिस्टेंस नहीं, D टू A रेजिस्टेंस है 1 ओम, करंट आ रहा है I2 हमारे साथ साथ, तो प्लस I2। क्या इक्वेशन बन गई आपके पास? 2 इज इक्वल्स टू -2I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। यस, अब दूसरा क्लोज लूप, इट वॉज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं लूप ले रहा हूं बाहर वाला। कौन सा लूप? A B C D E F A। A से B गए, कोई सेल नहीं, B से C गए, सेल है -2 वोल्ट, आपने लिखा -2 वोल्ट। C टू D कोई सेल नहीं, D टू E कोई सेल नहीं, E टू F सेल है, और क्या लिखेंगे सेल के लिए? +6 वोल्ट। +6 वोल्ट क्यों लिखेंगे? अब जब यहाँ से आएंगे तो बाद में कौन सा टर्म में मिलेगा? पॉजिटिव। पहले कौन सा मिलेगा? नेगेटिव। और F टू A कोई सेल नहीं। अब आगे आ जाए, A टू B कोई रेजिस्टेंस नहीं, B टू C रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट I1, तो इट इज -2I1 क्योंकि अपोजिट आ रहा है। C टू D कोई रेजिस्टेंस नहीं, D टू E कोई रेजिस्टेंस नहीं, E टू F रेजिस्टेंस है 3 ओम, और करंट आ रहा है सामने से, तो आप लिखेंगे -3I1 प्लस I2। यस, सो इट इज 4 इज इक्वल्स टू -2I1 -3I1 -5I1, एंड दिस इज -3I2। ये इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी 3I2 हो जाएगा, तो इसके लिए मेरे को इसको इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? ओके, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू -6I1 एंड प्लस 3I2। ये इक्वेशन एज इट इज 4
इक्वल्स टू -5 I1 एंड -3 I2। जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 इक्वल्स टू -11 I1। इससे I1 की वैल्यू आएगी आपके पास -10/11 एम्पियर। ओके, अब आगे सुनिए। चलिए जी, I1 की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए आपको, I2 के लिए क्या करें, कोई एक इक्वेशन यूज करें। कौन सी करें, फर्स्ट इक्वेशन यूज करें। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिखा 2 + 2I1 इक्वल्स टू I2। यस, ओके, तो मैंने लिखा I2 इक्वल्स टू 2 + 2I1 की वैल्यू -10/11 I2। दिस इज 22 - 20/11। तो I2 इज 2/11 एम्पियर। I2 की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। यस, अब आपको चाहिए I1 + I2। तो आप क्या लिखेंगे, I1 + I2। I1 -10/11 plus I2 2/11, so it is -8/11 ampere. This is I1 plus I2। बोलिए, बात क्लियर है। तो सभी ब्रांचेस में आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। दैट्स इट, यही चाहिए था, राइट क्या? ओके।